5 जुगाड़ू बहू की ठंड की तैयारी। सुबह सुबह 5 जुगाड़ू बहुएं घरेलू कामकाज खत्म करने में जुटी हुई थीं। आज तो सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है और मौसम में भी ठंडक लग रही है। मौसम तो चेंज होगा ही। अक्टूबर खत्म होने में 3-4 दिन रह गए हैं। नवंबर शुरू होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। अब हम 5 बहू को ठंड की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नुपुर रात के खाई पिए झूठे बर्तन ठंडे पानी में धो रही थी। कुमुद झाड़ू लगा रही थी। वहीं पूनम शीतल मचान पर लकड़ी की सीढ़ी लगाकर अपनी छत वाली खेती से कुछ तोड़ रही थी। पूनम शीतल, तुम दोनों इतनी देर से मचान पर क्या कर रही हो? अगर कोई सब्जी फरी है तो तोड़कर नीचे आ जाओ। पता है ना हमारे घर की छत कितनी कच्ची, अगर धंस गई तो ठंड का मौसम खुली छत के नीचे रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पतियों में से किसी की इतनी आमदनी नहीं है कि तुरंत ठीक करवा देंगे। ऐसा बोलते हुए सबसे बड़ी बहू रीता की बात में गरीबी में गुजारा करने की झलक को देखा जा सकता था। जेठानी जी, एक एक सब्जी के पत्ते हटाकर छान मार लिया हमने, लेकिन आज तो पकाने के लिए मचान से एक सब्जी भी नहीं निकली। बगैर सब्जी के कैसे खाना पीना बनेगा? कोई बात नहीं जेठानी जी, एक दिन बनाने के लिए बाहर से सब्जी खरीद कर मंगवा लेंगे, परेशान मत होइए। नुपुर, रेडी वाले तो सब्जियां सोने के भाव में बेचते हैं। 1 से 2 टाइम की सब्जी भी अगर हम बाहर खरीद कर खाएंगे तो खर्चे के पैसे उसी में लग जाएंगे। फिर पकाने के लिए राशन, दाल, तेल, मसाले कहाँ से आएंगे? पता नहीं हमारे ससुराल के हालात कब तक खराब रहेंगे। हमारे पतियों की कम आमदनी के चलते हम बहुओं को पूरे महीने खर्च चलाने में इतना हाथ खींच कर चलाना पड़ता है। ना तो हम अच्छी तरह से खाना पीना कर पाते हैं और ना तो रहने के लिए हमारे सर पर पक्की छत है। वही तो, गर्मी के मौसम में तो किसी तरह अंदर बाहर सोकर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इस कच्ची झोपड़ी में कड़कड़ाती ठंड में बुरी हालत हो जाती। पूरी सर्दियां कपकपाते हुए कटती हैं। 1 साल के अंदर तो हमारी झोपड़ी और भी ज्यादा खराब हो गई, जगह जगह से घुस गई है। दीवार और जमीन में इतने गड्ढे लगा दिए हैं कि ठंडी ठंडी हवा सीधे घर के अंदर घुसेगी। इस ठंड के मौसम का हमको भी जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तभी शीतल ढेर सारे सीताफल के पत्ते तोड़कर लकड़ी की सीढ़ियों से छत वाली खेती से नीचे आती हैं। देखो, हमने जो अपनी छत वाली खेती लगा रखी है उस पर सीताफल की बेल चढ़ गई है। हाँ, मगर देवरानी जी, ये जेठ वाली सीताफल है। हमारी पड़ोसन चंपा है, उसने हम 5 की देखा देखी अपनी छत पर सीताफल की बेल लगाई थी। हो सकता है उसी के छत पर से हमारे छत पर उसकी बेल चढ़ गई हो। जेठानी जी, छत पर कोई सी भी सब्जी नहीं हो रखी, इसीलिए मैं सीताफल के पत्ते तोड़कर ले आई हूँ। मछली का मसाला देकर इसकी सब्जी बना लेंगे। रीता, वैसे 2-4 दिन बाद इस गर्मी वाले सीताफल को खाने का सीजन खत्म हो जाएगा। इस बार हम भी अपने छत पर सर्दी के सीजन वाले सीताफल लगाएंगे। जितनी स्वाद ठंड वाली सीताफल की सब्जी बनती है, उससे कहीं ज्यादा स्वाद उसके पत्तों का साग बनता है। 5 जुगाड़ू बहुएं ठंड के मौसम पर बात कर ही रही होती हैं कि तभी कलावती घर से निकल कर आती है। अरे बहुओं, तुम 5 ने अभी तक चूल्हा चौखट लीपा नहीं क्या? चाय रख दो जल्दी से, राकेश संतोष को चक्कर मारने जाना है। वो माँ जी, अभी धूप नहीं हो रखी थी, इसलिए सोचा थोड़ी धूप हो जाएगी तो चौखट चूल्हा लीप पोत दूंगी। बस अभी झटपट से चूल्हा लीप कर चाय बनाती हूँ। इतना बोलकर रीता अपने खुले आंगन वाली रसोई में चूल्हा लीपने जाती है और देखती है कि उसके चलते चूल्हा भीगा हुआ था। हे भगवान, ये चूल्हा तो बिल्कुल भीग कर तर है। लगता है रात में बारिश हुई है। बहु, सावन भादो का मौसम थोड़ी लगा है जो बरखा बूंदी होगी। रात में ओस गिरी होगी, ठंड शुरू होने को है। अब चूल्हा ऐसे खुला मत छोड़ना, पन्नी से तोप देना। जी माँ जी, अब से रात में खाना बनाने के बाद चूल्हा ढक देंगे। बाकी चूल्हे की तो तीनों अचकन टूट गई हैं, खाना कैसे बनाऊं? चूल्हे की अचकन ओस से खराब होने के चलते रीता खाना पीना कैसे करेगी ये सोचकर परेशान हो जाती है। तभी कुमुद को जुगाड़ आता है और आंगन में रखे ईंट के ढेर में से 4 ईंट का चूल्हा बना देती है। जेठानी जी, मैंने फिलहाल के लिए ईंट का चूल्हा बना दिया है। आप 5 जोड़कर खाना पीना बना लीजिए। थोड़ी देर में मैं मिट्टी लाकर चूल्हे पर लेप लगा दूंगी, तो शाम को खाना पीना इस पर पका लेंगे। क्या बात है कुमुद, तुमने तो अच्छा जुगाड़ लगाया। हम 4 में से तो किसी के दिमाग में ईंट का चूल्हा बनाने का जुगाड़ नहीं आया। जुगाड़ लगाने में तो मेरी 5 बहू ही एक्सपर्ट है। वैसे बहुओं, आज खाना पीना बनाने के बाद सर्दी के बिस्तर बिछौने कपड़े निकाल लेना। रात पतली सी चटाई पर सोकर मेरी कमर में दर्द हो गया बड़ा। कलावती को दर्द से कमर पकड़े देखकर पूनम अपना देसी घरेलू नुस्खा आजमाती है और दर्द का तेल बनाती है। मंजली जेठानी जी, आप इतना सारा कड़वा तेल का क्या करने वाली हैं? नुपुर, तुम जल्दी से लहसुन की कलियां छील कर दो। मैं माँ जी के लिए घरेलू नुस्खे वाला तेल बना रही हूँ। इसे लगाने से माँ जी के कमर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। और वैसे भी ठंड के मौसम में तो उन्हें बार बार कमर का दर्द उठता ही रहता है। ऐसे में लहसुन वाला पका तेल दर्द में रामबाण इलाज करता है।
फिर तो ये काफी अच्छा जुगाड़ है ठंड में दर्द को दूर भगाने का। कुछ देर में पूनम लहसुन वाला पका तेल तैयार करती है और अपनी सास की मालिश करती है। बहू, तेरे हाथों की मालिश में मेरा कमर दर्द तो छूमंतर हो गया। माँ जी, जेठानी जी की मालिश में जादू तो है ही, लेकिन सबसे लाभकारी उनका बनाया हुआ ये जुगाड़ लहसुन अजवाइन वाला तेल है जो उन्होंने खास आपके दर्द के लिए बनाया है। माँ जी, इस लहसुन अजवाइन के तेल से पुराना शरीर का दर्द भी खत्म हो जाता है। हमारे गांव में एक चंपा दादी थी, वही घरेलू नुस्खे से ये तेल तैयार करती थी, तो मैं उनसे ही बनाना सीखी थी। तभी तो मैं सोचूं इतनी जल्दी से मेरा दर्द गायब कैसे हो गया। पूनम बहू, अब तो तू मेरे लिए ये लहसुन वाला पक्का तेल बनाकर रख देना, क्योंकि हर साल ठंड के मौसम में मुझको कमर दर्द, जोड़ों का दर्द तो उठता ही रहता है। तो ये तेल की मालिश करवा लूंगी, ऐसे दर्द की दवाई खाने से बच जाऊंगी। जी माँ जी, मैं बना दूंगी। कुछ देर में पांचों मिलजुल कर खाना बनाती हैं। तभी शीतल साग बनाते हुए कहती है, वैसे सीताफल के पत्तों के साग से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज खाने में कुछ अलग सा स्वाद है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा देवरानी जी। वैसे भी डेली तो हमारे घर में ज्यादातर दाल सब्जी बनती है। वैसे भी ठंड के मौसम में तो सब्जियों से ज्यादा साग खाने में ही स्वाद लगता है। अब की बार हम फसल की कटाई के लिए चलेंगे ना, तो खूब सारा बथुआ और सरसों तोड़ कर ले आएंगे और अच्छे तरीके से साग बनाएंगे। कुछ ही देर में खाना तैयार करके अब उन्होंने सभी को खाना परोसा। ये सीताफल का साग किसने बनाया है? अजी, बनाया तो मैंने ही है संतोष जी। अच्छा नहीं बना क्या? अरे स्वाद बना है, तभी तो पूछा। ऐसा मसाले वाला चटपटा साग सब्जी खाएं तो जमाना ही गुजर गया था। रोजाना पानी वाला दाल चोखा खाकर मन पक गया था। अच्छा, हम काम पर चलते हैं। जैसे पांचों भाई काम पर जाने के लिए तैयार हुए तभी गोलू संतोष से कहता है, पापा, मेरे स्कूल का स्वेटर और जर्सी कब ला कर दोगे? इस हफ्ते से टीचर ने सभी बच्चों को स्वेटर डालकर आने को कहा है। गोलू बेटा, तुम चिंता मत करो, पापा जल्दी स्वेटर खरीद कर ला देंगे। शीतल, गोलू का घर वाला कोई पुराना स्वेटर पड़ा हो तो निकाल देना। इस महीने काम धंधा बहुत ही मंदा निकला हुआ है, हाथ भी खींचा है। आज 4 दिन के बाद जाकर चक्कर छोड़ने का काम मिला है, वो भी 300 रुपए की दिहाड़ी। अजी, मैं समझ रही हूँ, पर गोलू का तो हमने इसी साल दाखिला करवाया है। घर का स्वेटर पहनकर स्कूल में भेजूंगी तो टीचर उसे कक्षा में बैठने भी नहीं देंगी। बाकी अभी ठंड तो कुछ खास है नहीं, तो आप 2-4 दिन में खरीद दीजिएगा। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। उनके जाने के बाद पांचों जुगाड़ू बहुएं बांस वाली टोकरी उठाती हैं और जंगल जाने की तैयारी करती हैं। घर का बाकी बचा काम हम आने के बाद निपटा लेंगे। पहले जंगल चलकर वहां से गोबर बीन कर ले आते हैं। हमें अभी से ही ठंड भर चूल्हा जलाने के लिए उपले पात कर सुखा कर रखने पड़ेंगे, क्योंकि ठंड में तो धूप भी एकदम हल्की मुरझाई सी निकलती है। उपले सूखने में 4-5 दिन निकल जाते हैं और खरीदने जाओ तो 10 रुपए के 10 ही मिलते हैं, जो कि हमारे परिवार में एक टाइम भी नहीं चल पाता। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें ठंड की तैयारी अभी से करनी होगी। तब पांचों कुछ ही देर में जंगल पहुंच जाती हैं, जहां बदलते मौसम की झलक पेड़ों से झरझर कर गिर रहे पत्तों में से झलक रही थी। पूरा का पूरा जंगल सूखे पत्तों से ढका हुआ था। महुआ के पेड़ पर बालियां लगनी शुरू हुई थीं। पेड़ों पर नए नए पत्ते की पंचकियां खिल रही थीं। कोयल की कूक और पपीहे की पीक चढ़ते ठंड के मौसम का पैगाम सुना रही थी। जेठानी जी देखिए, कोयल रानी भी ठंड के मौसम के बारे में हमें खबर दे रही हैं। देवरानी जी, ये तो कोयल रानी का काम है, बदलते मौसम का पैगाम हर तरफ हर किसी को बांटना। चलो अब जल्दी जल्दी से इन सूखे पत्तों को इकट्ठा कर लो। पर जेठानी जी, इन पत्तों का क्या करेंगे? अरे इतने सूखे सूखे करारे पत्ते हैं, इसे झोंक कर खाना बना लेंगे। पता है, इसकी आंच धाए धाए लहकती है और उपले भूसी की तुलना में कम धुआं करती हैं। सच में मंजली जेठानी जी, फिर तो मैं सारे के सारे झड़े पत्ते बटोर लेती हूँ। नूपुर और कुमुद जंगल में गिरे उन सारे के सारे सूखे सूखे पत्तों को बटोर बटोर कर अपनी बांस वाली टोकरी में रखने लगती हैं। तभी कुछ मोतियों जैसे ताजा ताजा दाने वाले महुआ चू कर गिरते हैं, जिसे देखकर पूनम उसकी परख करती है। ये क्या चीज है? देखने में तो कितनी सुंदर दूधिया रंग की है, पर इसकी महक अलग सी है। जेठानी जी देखिए तो जरा, ये क्या चीज है? पूनम जब उसे रीता को दिखाती है तो सालों पुरानी खाई महुआ की रोटी की याद ताजा हो जाती है। महुआ देखकर रीता के चेहरे पर मुस्कुराहट सी भर आई। ये तो महुआ है, पर देवरानी जी इतने घने जंगल में तुम ये महुआ कहाँ से मिल गया? पता है, मेरे मायके में महुआ के काफी सारे पेड़ थे। इनकी तासीर गर्म होती है और ये काफी ताकत की चीज है। हमारे घर में तो ज्यादातर ठंड के मौसम में महुआ की रोटी बनती थी, खाने में काफी स्वाद लगती थी।
फिर तो आपको भी महुआ की रोटी बनानी आती होगी ना जेठानी जी, कैसे बनती है इसकी रोटी? देवरानी जी, महुआ की रोटी बनाना कठिन नहीं है, काफी आसान है। बस इसे पहले धूप में अच्छे से सुखाना पड़ता है, फिर इसको ओखली में अच्छे से कूटना पड़ता है, तब जाकर चक्की में दरकर इसकी रोटी बनती है और खाने में मीठे स्वाद की बनती है, एकदम अमृत जितनी। फिर तो हम इस महुआ को चुनकर अपने साथ घर ले चलते हैं, धूप में सूखने के लिए डाल देंगे और ठंड के मौसम में इस बार हम भी इसकी मीठी रोटी का स्वाद चखेंगे। देखो, वैसे तो काफी सारे महुआ चू रखे हैं, चलो इसे ले लेते हैं। अब रीता पूनम मिलकर जंगल के जमीन पर गिरे उन ताजा ताजा महुआ को चुनने लगती हैं, जो कि जंगल के काफी दूर दूर तक हिस्से में चू चुके गिरे हुए थे। वहीं नूपुर और कुमुद सूखे पत्तों को बटोर लेती है और वहीं शीतल गोबर की तलाश में जंगल के घने हिस्से में चली जाती है, जहां गाय बछड़े घास चर रही थी। सुंदर सुंदर सफेद से खरगोश घूम रहे थे। गिलहरियां ऊंचे ऊंचे जंगली फल वाले पेड़ों पर उछल कूद मचा रही थी और उनमें से कुछ फलों को काट काट कर नीचे गिरा रही थी। आज तो बाकी दिन की तुलना में काफी कम गोबर मिला, इसके तो बहुत ही थोड़े उपले बन पाएंगे। लगता है इस बार ठंड आते आते हर साल की तरह उपलों का गाज नहीं लगा पाएंगे। इस साल हमने ठंड की तैयारी करना काफी देर से शुरू की है। शीतल गोबर को उठा उठाकर टोकरी में डालती है, जिसके कुछ ही देर में 5 जुगाड़ू बहुएं सब जंगल का सफर तय करके घर आती हैं। 3 मिलकर उपले बनाती हैं और बाकी की 2 बहुएं चूल्हे पर लेप लगाती हैं। इस पीली वाली मिट्टी का बना हुआ चूल्हा बहुत ही ठोस और मजबूत बनता है। मेरी दादी माँ हमेशा इसी पीली मिट्टी का चूल्हा डालती थी और वो सालों तक बिना टूटे चल जाता था। किरण की बात सुनकर नुपुर का जुगाड़ू दिमाग चलता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे एक अच्छा जुगाड़ आया है। जब पीली मिट्टी का चूल्हा मजबूत बनता है तो क्यों ना हम नया चूल्हा बना लें, ताकि उसको उठाकर हम घर के अंदर भी रख लेंगे, क्योंकि वो चूल्हा तो हमने जमीन से लगाकर बना रखा है। आगे तो ठंड के मौसम में काफी ज्यादा ठंड है और ओस गिरेगी, जिससे हमारा मिट्टी का चूल्हा बार बार खराब हो जाएगा। इससे अच्छा क्यों ना हम इस पीली मिट्टी से 2 मुंह वाला मजबूत चूल्हा बना लें, ताकि हम खाना पीना अंदर बना सके। ऐसे ठंड में खुली रसोई में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। ये तुमने काफी ज्यादा अच्छा जुगाड़ लगाया है। ठंड में घर के अंदर खाना बनाने में 2 फायदे होंगे, हम भी ठंड से बच सकेंगे और हमारी कच्ची झोपड़ी में थोड़ी गर्माहट भी बनी रहेगी। अब दोनों बहुएं आंगन वाले चूल्हे पर मिट्टी लगाना छोड़कर ठंड के मौसम को देखकर 2 मुंह वाला नया मजबूत चूल्हा बनाकर धूप में सूखने के लिए रख देती हैं। शीतल, गोबर में थोड़ा ज्यादा भूसा लगाओ, वरना उपले दीवार पर पाथने में दिक्कत होगी। जेठानी जी, भूसा भी तो इतना महंगा आने लगा है, इसीलिए मैं कम लगा रही हूँ ताकि खत्म ना हो जाए। चिंता मत करो, अभी फसल की कटाई होगी ना, खेत में से फसल का भूसा ले आएंगे, उपले बनाने का जुगाड़ हो जाएगा। 5 बहुओं ने लगभग ठंड की तैयारी शुरू कर दी थी। अब इसी तरह से थोड़े दिन बीत जाते हैं और अब ठंड बढ़ जाती है। दिन रात ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। और नेहा की बच्ची, सारा का सारा चादर तूने अकेले ओढ़ रखा है, मुझको भी तो ठंड लग रही है। राजू लड़ते हुए चादर अपनी तरफ खींच लेता है, जिस पर अंजू के ऊपर से चादर बिल्कुल हट जाती है। ओए राजू, चल मेरा चादर मुझको वापस कर, तू जाकर दूसरा चादर ओढ़। ऐसा बोलते हुए अंजू चादर खींचकर अपनी तरफ दबा लेती है, जिससे राजू बिना चादर के ठंड में कपकपाने लगता है। वहीं कमरे की खिड़की, जहां का दरवाजा टूटा पड़ा था, वहां से बर्फ जितनी ठंडी हवा सीधे घर के अंदर घुस रही थी, जिससे सभी की हालत खराब हो रही थी। तभी राकेश थरथराते हुए ओढ़ने के लिए बिस्तर मांगता है। अरे घर में ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं है, ठंड के मारे कुल्फी जम रही है। ऐसे सोकर मेरे तो हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं। अरे मैंने तो इन लुगाइयों को कितने दिन पहले का बिस्तर रजाई निकालने को कहा था, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेंगा। ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा तब जाकर बिस्तर निकलेगा इनका। सभी को बिना बिस्तर रजाई के ठंड में एक पतली सी चटाई पर सोते देखकर कलावती 5 को भर भर के डांट लगाती है। फिर भी 5 चुप करके सुन जाती है। बस आज के लिए आप सभी गुजारा कर लीजिए, कल हम बिस्तर निकाल देंगे। सारा बिस्तर छज्जे पर बांध कर रखा है। अरे छज्जे पर क्या बिस्तर अचार डालने के लिए रखा गया है? ठंड तो अभी लग रही है। तो सभी को ठंड में कांपते देखकर रीता बिस्तर में उठकर बैठ जाती है। बगैर को छोड़े हुए आज की रात नहीं कटने वाली, क्योंकि ठंड ज्यादा हो रही है। पर जेठानी जी बिस्तर उतारेंगे भी कैसे? छज्जे पर धूल मिट्टी हो रखी है और सब एक लाइन से सो रहे हैं, किसी की आंखों में धूल मिट्टी ना चली जाए। तभी रीता कोने में जूट वाली ढेर सारी बोरी रखी हुई देखती है, जिससे उसके जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जलती है। मिल गया जुगाड़, अब बिना बिस्तर निकाले मोटा बिस्तर कर देंगे। अजी आप सब लोग बस कुछ देर के लिए उठ जाइए। सभी बिस्तर से उठकर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। बड़ी बहू ने उन सारी जूट वाली बोरी की एक पर एक जमीन पर बिछाकर गद्देदार बना दिया, ऊपर से चादर डाल दिया। सब एक लाइन में सो गए और बिना चादर ओढ़कर भी सभी के शरीर में गर्माहट सी आ गई। अरे वाह, ये बिस्तर कितना नरम और मुलायम है ना गोलू?
हाँ नेहा दीदी, मुझको तो इस बोरी बिस्तर पर सोने में बड़ा मजा आ रहा है। ये चटाई वाले बिस्तर की तरह चुप भी नहीं रही और गर्माहट भी कर रहा है। क्या बात है बड़ी जेठानी जी, आपने तो बिना बिस्तर निकाले ठंड में सोने का अच्छा जुगाड़ लगा लिया। अभी के लिए तो जुगाड़ लगा लिया, लेकिन कल हम याद से सबसे पहले बिस्तर निकाल लेंगे। इसी तरह अगला दिन होता है। कुमुद छज्जे पर रखे सारे बिस्तर की बोरी को उतारती है। तभी छज्जे के ऊपर से कुछ छोटे छोटे चूहे निकलकर भागते हैं, जिसे देखकर कुमुद चौंक गई। हे भगवान, ये छज्जे के ऊपर चूहा कहाँ से चढ़ गया? कहीं कपड़े बिस्तर तो नहीं काट दिया? तभी नुपुर रजाई वाले कट्टे को देखती है, जिसे चूहे ने जगह जगह से कुतर रखा था और उसमें से रुई बाहर निकल रही थी। कुमुद, चूहे ने तो इस रजाई का काम तमाम कर दिया, अब ठंड में क्या ओढ़ेंगे? चूहे के रजाई काट देने पर कलावती पांचों के ऊपर कुरकुराने लगती है। इसीलिए कहती हूँ हर कुछ दिन पर छज्जे के ऊपर क्या रखा है क्या नहीं ये देख लिया करो। पक्का घर तो है नहीं जो चूहा नहीं आएगा, कच्चा मकान है, चूहा तो आएगा ही। किसी तरह इस पतली रजाई में ठंड तो कट रही थी, अब क्या ओढ़ेंगे? तभी गली में रजाई बेचने वाला आता है, जिसके पास महंगी महंगी नरम मुलायम रजाइयां बिक रही थी। कपास की, रुई की रजाई भरवा लो भाई, भरवा लो। ठंड की रजाई भरवा लो जी, नरम मुलायम रजाई भरवा लो। रजाई वाले को आया देखकर चारों बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर आंखें जमा जमा कर देखने लगते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर कलर की रजाई बिक रही है। चलो हम भी दादी को बोलते हैं न्यू रजाई लेने को। गोलू सीधा कलावती के पास आकर रजाई खरीदने को कहता है। दादी दादी, रजाई बेचने वाले अंकल आए हैं, आप भी रजाई ले लो ना, फिर हम भी रजाई में मस्त होकर सोएंगे। अरे मेरे लाडले, अगर दादी के पास पैसे होते तो कब का रजाई भरवा दिया होता। सारा जीवन तो गरीबी देखते देखते खाते कमाते कट गया। ऐसा कहते हुए कलावती की आंखें भर गईं। वहीं पड़ोसन ने ठंड के मौसम के लिए रजाइयां खरीद रही थी। जिसकी जितनी क्षमता थी सब उसी हिसाब से, कोई 2, कोई 4, कोई दर्जनों रजाई खरीद रहा था। ऐसे ही थोड़ा समय गुजर जाता है। वहीं बेचारी बहू का पूरा परिवार ठंड में कांपते कांपते पतले चादर में सोते हैं। एक सुबह नुपुर झाड़ू लगाते हुए शांति के घर के बाहर कुछ कपड़ों की गठरी रखी देखती है। तभी शांति अंदर से कुछ और पुरानी चादर वगैरह लेकर बाहर आती है। क्या बात है शांति आंटी, लगता है साफ सफाई चल रही है। और ये ठंड का मौसम आ गया ना, इसलिए पिछले साल के कपड़े छांट कर निकालें ताकि नए कपड़े रखने के लिए अलमारी में जगह बन जाए। कुछ पुरानी चादर और कपड़े हैं, दरी वाला आएगा तो ले जाएगा उठा के। चादर तो देखने में एकदम बढ़िया लग रही है। एक हमारे घर के हालात हैं, फटी चादर को भी जगह जगह से सिलकर उसे चलाते हैं और ये लोग नई की नई चादर बदल देते हैं। ऐसा बोलते हुए नुपुर का जुगाड़ू दिमाग चलता है। आंटी जी, अगर ये कपड़े आपके काम के नहीं हैं तो मुझे दे दीजिए, बदले में जो पैसे बनेंगे आप ले लीजिएगा। अरे अरे कलावती की बहू, तू भी कैसी बातें कर रही है? अगर तेरे इस्तेमाल लायक है तो तू इसे ही ले जा। धन्यवाद आंटी। नुपुर शांति के घर से निकले उन सारे चादर कपड़ों को अपने घर में ले आती है, जिसे देखकर कलावती टोकती है। बहू, एक तो पहले ही हमारा घर सामान से इतना भरा भरा सा है, तू पड़ोसन के घर से निकले कपड़े किस लिए लेकर आई है? माँ जी, मैं इन कपड़ों को कुछ बनाने के लिए मांग कर लाई हूँ, जब बना लूंगी तो दिखाऊंगी। बहू, अगर कपड़े मांग कर लाई है तो कुछ अच्छा ही जुगाड़ लगाएगी। देवरानी जी, तुम इन चादरों से क्या जुगाड़ लगाने वाली हो? जेठानी जी, इससे मैं रजाई बनाऊंगी। हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम कपास की, रुई की रजाई भरवा सके, पर जुगाड़ लगाकर इन सूती कपड़े और चादर से रजाई बना सकते हैं। नुपुर चारों को रजाई बनाना सिखाती है। पहले वो कॉटन के कपड़ों की कतरन बनाती है और 2 बहू चादर को जोड़कर कवर बनाती हैं। जिसके बाद वो उसमें उन कपड़ों को भरकर मोटी मोटी सिलाई चलाती हैं और इस तरह 5 जुगाड़ू रजाई तैयार कर लेती हैं। कोई देखकर बोल ही नहीं सकता कि रजाई खरीदी हुई है। बिल्कुल रुई जितनी हल्की फाहे की रजाई बनाई है हमने। उसी दिन सभी ठंड में रजाई में सोते हैं, जो कि काफी गर्म कर रही थी। धीरे धीरे ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके चलते बहू का बनाया खाना थोड़ी देर में बर्फ के जितना ठंडा पड़ जाता है और बार बार खाना गर्म करने में खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। अरे ये सब्जी में से जला सा स्वाद आ रहा है। आजकल तुम्हारा खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं होता। अजी, बार बार खाना गर्म करने से बर्तन की सतह जल जाती, इसीलिए खाने का स्वाद बदल जाता है। अब हमारे पास खाना गर्म करने वाली मशीन भी तो नहीं है ना। तभी शीतल का जुगाड़ दिमाग चलता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ ठंड के मौसम में जमीन के अंदर मिट्टी में भूसी की आग सुलगाकर खाने को गर्म रखने के लिए रखा करती थी। ये जुगाड़ तो मेरे दिमाग में था ही नहीं। जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए, कल से हमें बार बार खाना गर्म करने की आवश्यकता नहीं होगी। नुपुर ने अगले दिन अपनी रसोई के ठीक पास में जमीन में गड्ढा लगाया और उसमें भूसे की आग लगाकर तपाकर खाना रख दिया, जिससे अब तगड़ी ठंड में भी खाना गर्म रहता है।
वहीं पांचों के पति जिस गुड़ बनाने की मिल में काम करते थे वहां से उनके पैसे रुक रखे थे, जिसके चलते पांचों बहुएं कई दिनों तक महुआ की रोटी बनाकर सभी को खिलाती हैं। फिर एक दिन सुबह बाजार में जाकर सुंदर सुंदर कालीन, डोरमेट वगैरह बिकते देखती हैं। जेठानी जी देखिए ना, कितनी सुंदर सुंदर कालीन और डोरमेट बिक रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। हाँ, पर देखने का क्या फायदा जब हम अपने घर के लिए कुछ खरीद ही नहीं सकते। पता नहीं हमारे पतियों की आमदनी कब अच्छी होगी कि हम भी अपने घर को अच्छे तरीके से सजावट करके रख सकेंगे। तभी बाजार में थोड़ा आगे बढ़कर नुपुर कुछ जूट और घास टाइप के कालीन और पैरदानी बिकते देखती है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। वहीं ठंड के बाजार में गुड़ के व्यंजन, गजक पट्टी, गुड़ पट्टी, मक्के के लावे वगैरह बिक रहे थे। मम्मी मुझको गुड़ पट्टी दिला दो, मुझको गुड़ पट्टी खानी है। गोलू, ये सब चीज दिलाने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, तुम्हारे स्कूल का स्वेटर दिलवाने के लिए पैसे हैं। तब स्कूल की ड्रेस बिकने वाली दुकान पर आकर शीतल रेट पूछती है। भैया 5 साल के बच्चे का स्कूल का स्वेटर दे दो। ये लो बहन जी, 600 रुपए की है। 600 रुपए स्वेटर के सुनकर शीतल परेशान हो जाती है। जेठानी जी, स्वेटर तो 600 रुपए का आ रहा है और संतोष जी ने मुझे 250 दिया है। भैया जी थोड़ा ठीक ठीक रेट लगा लो, हमारे पास केवल 250 रुपया है। अरे 250 में तुम्हें दुकान की स्वेटर कहाँ मिलेगी? जाओ जाकर कहीं से सेकंड हैंड खरीद लो। दुकानदार पांचों को नीचे दिखाकर दुकान से भगा देता है। कुछ दूरी पर शीतल तरह तरह के रंगों वाले ऊन बिकते देखती है, जो कि काफी सस्ते में बिक रही थी। खरीदो भैया, 100 रुपए में 5 ऊन के गोले और बनाओ ठंड के स्वेटर। इतने कम रेट में ऊन बिकते देखकर उनका जुगाड़ू दिमाग चलता है। इतने में तुम्हारे पूरे परिवार के लिए ठंड के स्वेटर बन जाएंगे, और ऊन के स्वेटर तो खरीद वाले स्वेटर से भी काफी ज्यादा गर्म करते हैं। अब 250 रुपए में शीतल ने तरह तरह के ऊन के गोले खरीद लिए और पांचों जुगाड़ू बहुएं अगले कुछ दिनों तक सभी के नाप के स्वेटर तैयार करती हैं, जिससे वो सास के लिए बटन वाले स्वेटर बनाती हैं, बच्चों के लिए दस्ताने, टोपी वगैरह बनाती हैं। पहली बार कोई स्वेटर पूरा आया है, वरना खरीदा हुआ स्वेटर तो हर बार मुझे छोटा ही पड़ जाता था। पांचों जुगाड़ू बहू का बनाया स्वेटर सभी को पसंद आता है। वहीं दिन रात घर के टूटे हिस्से में से ठंड घुसने के चलते अब पांचों जंगल से मिट्टी लाकर उन जगह को भर देती हैं। तभी एक दिन पार्वती उनको फसल कटाई के काम के लिए बोल कर जाती है। अरे कलावती की 5 बहू, मेरे खेत में थोड़े दिन कटाई का काम है, तुम पांचों कर दोगी क्या? बदले में जो बन पड़ेगा ले लेना। हाँ, क्यों नहीं काकी, हम कर देंगे। अगले ही दिन से पांचों कटाई करने के लिए खेत में आ जाती हैं और अगले 3-4 दिन में ही पूरे खेत की कटाई कर देती हैं। ये लो तुम पांचों के रोज के 500 के हिसाब से 2000 रुपए, बाकी ये भूसी और पूले जरा खेत में से साफ कर देना। काकी, अगर ये भूसी और पूले आपके काम के नहीं है तो हम ले जाएं? हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। वैसे भी मुझे तो अपना खेत खाली करना, क्योंकि ठंड के सीजन की सब्जी लगानी है। अब पांचों उन पुलों को बोझा बनाकर घर ले आती हैं। उसे छत पर लगाकर उसे पूरी तरह से ढक देती हैं, जिससे कि घर में हीटर की जितनी गर्माहट होने लगती है। ऐसे ही थोड़े दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उन पांचों के पति गुड़ की बोरी लेके आते हैं। अरे बेटा, आज तो तुम सबको तनख्वाह मिलने का दिन था, सेठ ने तनख्वाह नहीं दिया क्या? पांचों का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुएं समझ जाती हैं। क्या हुआ, इस बार भी सेठ ने पैसे देने में आनाकानी की है क्या? ठंड के चलते इस बार बाजार में गुड़ का रेट काफी गिर गया है, इसलिए सेठ ने हम पांचों भाइयों को गुड़ की बोरी दी है। लेकिन जब हम इसे बाजार में बेचने गए तो कहीं भी इसकी अच्छी कीमत नहीं मिल रही है। अब क्या करें, गरीब का कमाना हर तरफ से दूभर हो रहा है। तभी नुपुर के दिमाग में एक जुगाड़ आता है। तो क्या हुआ, इस गुड़ को हम इस्तेमाल करके ठंड का बाजार लगा सकते हैं। ठंड के बाजार में तो आजकल पट्टी, गजक, लड्डू वगैरह सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, हम वो बनाकर बेच सकते हैं। नुपुर का ठंड का बाजार लगाने का ख्याल सभी को बहुत अच्छा और ज्यादा जच जाता है। अब पांचों बहुएं गुड़ के व्यंजन बनाना शुरू करती हैं, जिसमें उनके पति, सास, बच्चे सब कोई उनका हाथ बटाते हैं। 2 बहू बड़े बड़े हांडी में गुड़ पिघलाकर चाशनी बनाती हैं और बाकी कटाई से मिले हुए पैसों से एक बोरी भरकर मुरमुरा और मूंगफली वगैरह खरीद कर लाती हैं, जिससे वो काफी सारा मूंगफली, पट्टी, लाई, लड्डू बनाकर बाजार में बेचती हैं, जो कि काफी ज्यादा बिकती है। और वहीं घर की सजावट के लिए वो जूट की बोरी की तरह तरह की डिजाइन वाली डोरमेट और सुंदर सुंदर कालीन वगैरह बनाकर इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनका घर भी देखने में अब काफी ज्यादा जचा जचा सा लगता है।